हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन ऑन करें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लिविंग इन द हार्ट ऑफ टोक्यो, चैप्टर 26. द शोडाउन। मक्की सेनपाई, क्या हम जारी रख सकते हैं? होजो क्योसुके को ऐसा नहीं लगा था कि उसने कुछ असाधारण किया है, और न ही उसे यह एहसास हुआ कि वह दूसरों की नज़रों में एक दानव बन गया है। जब से उसने धीरे धीरे अपनी केंडो प्रतिभा को वास्तविक शक्ति में बदला था, उसे एक ही वार में किसी भी विरोधी को काट देने की आदत हो गई थी। अब अपने आप में एक केंडो मास्टर होजो क्योसुके स्पष्ट रूप से देख सकता था कि उसके प्रतिद्वंद्वी का दाहिना हाथ पूरी तरह से बेकार हो चुका था। अपने सेनपाई के प्रति सम्मान के कारण उसने किसाकी टेट्टा द्वारा लड़ाई से पहले दी गई सलाह का पालन नहीं किया, जिसमें किसी भी अवसर पर पूरी ताकत से वार करने के लिए कहा गया था। इसके बजाय वह पीछे हट गया और वास्तविक चिंता के साथ पूछा, क्या आप ठीक हैं, मक्की सेनपाई? हा, बच्चे, तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। मक्की सेनपाई हंसे। उनका लहजा पहले की तरह ही जीवंत था, हालांकि दर्द के कारण उनके माथे पर पसीना टपक रहा था। याद रखना, बदमाशों की दुनिया केंडो मैच की तरह नहीं होती। तुम तब तक रुक नहीं सकते जब तक तुम्हें यकीन न हो जाए कि विरोधी अब लड़ने में सक्षम नहीं है। मक्की सेनपाई ने लकड़ी की तलवार को अपने बाएं हाथ में बदल लिया, दर्द के बावजूद अभी भी मुस्कुरा रहे थे। मेरी नज़र में तुम पहले ही लड़ने की क्षमता खो चुके हो। मेरा मतलब है, तुम्हारा एक हाथ बेकार हो चुका है, और भले ही हम जारी रखें, अगर मैं चाहूं तो शायद तुम्हारे दोनों हाथ पल भर में तोड़ सकता हूं। होजो क्योसुके ने मन ही मन शिकायत की। अब यह स्पष्ट था, इस स्तर पर उसकी ताकत लगभग अजेय थी। ठीक है, तो मैं जारी रखने जा रहा हूं, मक्की सेनपाई। आओ मुझ पर। मुझे अपनी असली क्षमता देखने दो। क्या तुम वाकई हिगाशी को आगे ले जा सकते हो? तुम मेरी क्षमता देखना चाहते हो? तुम्हें यह भी नहीं पता कि मैंने कितना रोक रखा है। इस विचार के साथ होजो क्योसुके ने अपनी कमर पर बांस की तलवार को क्षैतिज रूप से पकड़ा, वार की तैयारी करते हुए। इस बार भूमिकाएं बदल गई थी। मक्की सेनपाई ने मध्य रक्षा मुद्रा, मिडिल गार्ड स्टांस, ले ली थी। जब मक्की सेनपाई ने अपनी लकड़ी की तलवार को रोकने के लिए ऊपर उठाया, तो बांस और लकड़ी के टकराने की आवाज कानफोड़ू थी। बल ने लगभग उनके हाथों से तलवार गिरा दी थी। होजो क्योसुके ने अपनी पूरी ताकत अपनी तलवार पर लगाई, जिससे मक्की सेनपाई को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह जानता था कि मक्की सेनपाई का बायां हाथ कमजोर होने और दाहिने हाथ के काम न करने के कारण कोई कमी उजागर करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसा कि अपेक्षित था, मक्की सेनपाई ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। उनका बायां हाथ कमजोर था और उनका दाहिना हाथ भी ज्यादा कुछ नहीं कर रहा था। मैं पीछे हटना जारी नहीं रख सकता। मक्की सेनपाई ने दर्द को सहते हुए दांत पीसे और होजो क्योसुके की तलवार को हटाने के लिए अपने दाहिने हाथ से धक्का दिया। वह चिल्लाया, एक हताश वार आगे करते हुए। लेकिन होजो क्योसुके तैयार था। उसने अपना दाहिना पैर पीछे खींचा और अपने शरीर को थोड़ा पीछे झुकाते हुए अपनी तलवार को अपने सिर के ऊपर उठाया। तुम चकमा दे गए। मक्की सेनपाई का वार चूक गया और वह हमलों की एक श्रृंखला के साथ आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन होजो क्योसुके ने जोरदार दहाड़ लगाई। हाँ, होजो क्योसुके पहले ही मक्की सेनपाई की हर चाल को भांप चुका था। अगर मक्की सेनपाई 100 अलग अलग चालें चल सकते थे, तो होजो क्योसुके उनके जवाब में 1000 तरीके सोच सकता था। अपनी पूरी ताकत के साथ उसने अपनी तलवार को मक्की सेनपाई के बाएं हाथ पर, जिसने अभी अभी उच्च रक्षा मुद्रा, हाई गार्ड, बनाई थी, जोर से नीचे मारा। कट साफ और तेज था। पिछले सभी क्षणों की तरह यह एक परिचित, अजेय परिणाम था। मक्की सेनपाई अब अपनी तलवार को पकड़ नहीं पाए।
वह एक तेज धड़ाम की आवाज के साथ गिर गई और पूरा इलाका शांत हो गया, जैसे कोई पिन गिरे और उसकी गूंज सुनाई दे। रैम्पेजिंग एंजल्स के सदस्य अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। उनका नेता, वह जिसने समूह को हिगाशी क्षेत्र पर हावी होने के लिए नेतृत्व किया था, अभी अभी एक पहले साल के मिडिल स्कूलर से लगातार 3 बार हार गया था। क्या यह किसी तरह की अजीब कॉमेडी थी? बदमाशों ने अविश्वास में अपनी आंखें मलीं। उनके नेता की लकड़ी की तलवार वास्तव में जमीन पर थी। क्या यह हो सकता है? क्या रैम्पेजिंग एंजल्स का एक नया नेता बनने वाला था? क्या यह दानव हिगाशी के केंडो क्लब पर कब्जा करने वाला था? नीली केंडो यूनिफॉर्म में उस लड़के को देखते हुए, जो सीधा खड़ा था और जिसका चेहरा आसानी से उसे एक मूर्ति, आइडल, के रूप में लॉन्च कर सकता था, रैम्पेजिंग एंजल्स के सदस्य उथल-पुथल में थे। लेकिन होजो क्योसुके ने जीत का पीछा नहीं किया। मक्की सेनपाई ने भी अपनी तलवार नहीं उठाई। खैर, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। मैं हार गया, मक्की सेनपाई ने एक राहत भरी मुस्कान के साथ कहा। सीधे खड़े होकर होजो क्योसुके को झुककर अभिवादन किया। सबक के लिए धन्यवाद। सबक के लिए धन्यवाद, होजो क्योसुके ने जवाब दिया, बदले में झुककर अभिवादन किया। भले ही यह बदमाशों के बीच की लड़ाई थी, लेकिन दोनों ने खुद को ऐसे संभाला जैसे यह एक आधिकारिक केंडो मैच हो, सिवाय इसके कि हथियार कहीं ज्यादा खतरनाक थे। उनमें से किसी ने भी वास्तव में एक दूसरे को दुश्मन नहीं माना। उनके प्रदर्शन में अंतर का वास्तविक कारण केवल उनकी ताकत में असमानता थी। अपनी लगभग अपराजेय शक्ति के साथ, होजो क्योसुके अपनी ताकत को रोके रखने का जोखिम उठा सकता था। अगर वे बराबर के होते, तो वह मक्की सेनपाई के दाहिने हाथ पर पहले वार के बाद ही उन्हें एक त्वरित जीत में जमीन पर गिराकर लड़ाई बहुत पहले खत्म कर चुका होता। सुनो, मैं यहीं, इसी वक्त इसकी घोषणा कर रहा हूं। आज से होजो क्योसुके रैम्पेजिंग एंजल्स का दूसरी पीढ़ी का नेता होगा। हिगाशी हाई स्कूल केंडो क्लब की अनूठी प्रकृति के कारण नेतृत्व परिवर्तन हमेशा एक बड़ी बात होती थी। मक्की सेनपाई ने अपने अनुयायियों पर चिल्लाने से पहले समूह को स्कैन किया। प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना वह होजो क्योसुके की ओर मुड़े। अब मुझे बताओ, क्या तुम रैम्पेजिंग एंजल्स की बागडोर संभालोगे और सभी का नेतृत्व करोगे जब हम सड़कों पर सवारी करेंगे? मक्की सेनपाई की आवाज कच्ची ऊर्जा से भरी हुई थी क्योंकि वह होजो क्योसुके को घूर रहे थे। मैं करूंगा, होजो क्योसुके ने शांति से जवाब दिया। उसकी आवाज में एक दृढ़ विश्वास था जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। क्या रैम्पेजिंग एंजल्स अभी भी वह समूह रहेगा जो पूरे बुनक्यो जिले और हर हाई स्कूल के केंडो क्लबों पर राज करता है? बेशक। रियो, हमारा झंडा कहाँ है? झंडा हमेशा ओनिजुका के पास रहता था, है ना? सुजुकी रयो ने तुरंत जवाब दिया। मक्की सेनपाई के शब्दों से उसकी आवाज भावनाओं से भर गई थी। वह कहाँ है? मक्की सेनपाई ने पूछा। वह और तनाका रयुजी आज दोपहर सवारी के लिए बाहर गए थे और ओनिजुका झंडा अपने साथ ले गया, उसे अपनी बाइक से जोड़ दिया। लानत है। उसे वापस बुलाओ। हम झंडे के बिना सत्ता का हस्तांतरण कैसे कर सकते हैं? समझ गया, मैं उसे अभी फोन करता हूँ। होजो, 1 मिनट रुको। मैं तुम्हें समूह के कुछ सदस्यों से मिलवाता हूँ, मक्की सेनपाई ने मुस्कुराते हुए कहा। सेनपाई, क्या आप पहले अपने दाहिने हाथ का इलाज नहीं करवाना चाहते? होजो क्योसुके ने पूछा। उसने जानबूझकर पहले मक्की सेनपाई के बाएं हाथ को बख्शा था, इसलिए इससे कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ था। यह बस एक छोटी सी चोट है, मैं बाद में इससे निपटूंगा। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं अभी भी टोक्यो रिंग रोड पर मोटरसाइकिल चला सकता हूँ? मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। सच कहूँ तो होजो क्योसुके को यह थोड़ा क्रूर लगा कि वह पराजित मक्की सेनपाई को उस संगठन का नियंत्रण सौंपने के लिए मजबूर कर रहा था जिसे उन्होंने खुद जमीन से बनाया था।
वह हस्तांतरण जारी रखने से पहले एक पल रुकना चाहता था। डॉटा, इधर आओ, मक्की सेनपाई ने अपना हाथ हिलाया। यह लड़का कानबारा डॉटा है। यह मेरी तरह ही एक हाई स्कूल का छात्र है और रैम्पेजिंग एंजल्स के अधिकारियों में से एक है। नमस्ते, मैं होजो क्योसुके हूँ। होजो क्योसुके ने विनम्रता से कहा। सेनपाई, मैं यह स्वीकार नहीं करता। अगर आप वास्तव में रैम्पेजिंग एंजल्स इसे सौंपना चाहते हैं तो मैं छोड़ दूंगा। मैं आपका अनुसरण करना जारी रखना चाहता हूँ। कानबारा डॉटा ने अपना सिर झुकाया, एक डांटे गए बच्चे की तरह उदास दिख रहा था। क्या तुम बॉस के आदेशों को नजरअंदाज कर रहे हो? मक्की सेनपाई की आवाज ठंडी हो गई। बॉस के बिना रैम्पेजिंग एंजल्स नहीं है, डॉटा ने हठपूर्वक जवाब दिया। कमीने, मक्की सेनपाई ने गहरी और आज्ञाकारी आवाज में चिल्लाया। मक्की सेनपाई, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? होजो क्योसुके ने बीच में हस्तक्षेप किया, गर्मागरम बहस को रोकते हुए। बेशक, भले ही हस्तांतरण पूरा नहीं हुआ है, तुम पहले ही रैम्पेजिंग एंजल्स के नेता हो, मक्की सेनपाई ने जवाब दिया, यह नहीं जानते हुए कि होजो क्योसुके क्या योजना बना रहा था, लेकिन फिर भी सहमत हो गए। धन्यवाद। होजो क्योसुके ने धन्यवाद में सिर झुकाया, फिर शोकग्रस्त चेहरों के समूह की ओर मुड़ा। मेरा अनुमान है कि आप सभी डॉटा जैसा ही महसूस कर रहे हैं, है ना? किसी ने एक शब्द नहीं कहा, मानो चुपचाप विरोध कर रहे हों। होजो क्योसुके ने अपनी बांस की तलवार उठाई और उसे क्षैतिज रूप से घुमाया, भीड़ की ओर इशारा करते हुए। तो फिर आओ मुझ पर। जो कोई भी मेरे शासन को स्वीकार नहीं करना चाहता, आगे बढ़ो। मैं तुम सभी को हराकर अधीन कर दूंगा। ठीक शुरुआत की तरह होजो क्योसुके पूरे रैम्पेजिंग एंजल्स पर युद्ध की घोषणा कर रहा था। चैप्टर 27 दी गर्ल्स कांट डू विदाउट मी। इस बार मक्की होजो ने हस्तक्षेप नहीं किया। आखिरकार वह अब रैम्पेजिंग एंजल्स का नेता नहीं था। देखते हैं तुम यह 50 के मुकाबले 1 वाला कारनामा कैसे करते हो। उसने बस यही उम्मीद की कि होजो क्योसुके उनके साथ नरमी बरतेगा। ये लोग जल्द ही उसके अधीनस्थ बनने वाले थे। उसके साथ किनारे पर किसाकी टेट्टा खड़ा था। होजो क्योसुके को पूरी तरह से तैयार मक्की होजो को पूरी तरह से पराजित करते देख वह उत्साह से लगभग दमक रहा था। यह देखकर मक्की होजो ने मन बना लिया, उसे उस परेशान करने वाले व्यक्ति पर नजर रखनी होगी। वह शुरू से जानता था कि होजो क्योसुके की कभी कोई आवारा बनने की इच्छा नहीं थी, अकेले उसकी पदवी विरासत में लेने की तो बात ही छोड़िए। चीजों के इस बिंदु तक बढ़ने का एकमात्र कारण किसाकी टेट्टा था। जरूर मक्की ने एक हद तक साथ दिया था, लेकिन अगर किसाकी ने पहले उसे उकसाया न होता तो यह सब नहीं होता। यह सही है, मक्की होजो पहले से ही पद छोड़ने के बारे में सोच रहा था। अब अपने हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में पढ़ाई का बोझ बढ़ रहा था और वह गिरोह पर कम ध्यान दे रहा था। हाल ही में उसने देखा था कि रैम्पेजिंग एंजल्स बदल रहे थे और अच्छे के लिए नहीं। समूह मूल रूप से दोस्तों के लिए एक साधारण राइडिंग क्लब के रूप में बनाया गया था, लेकिन अपनी प्रतिभा के कारण वे तेजी से बढ़े और जो एक मजेदार बाइक क्रू के रूप में शुरू हुआ था वह एक आक्रामक गिरोह में बदल गया था। उसने सोचा कि शायद इसीलिए ओनिजुका आज नहीं आया और इसके बजाय सवारी के लिए चला गया। शायद यह उसका विरोध करने का तरीका था। इसलिए जब होजो क्योसुके ने उनके पहले मैच में उसे निरस्त्र कर दिया, जिससे भारी शक्ति का प्रदर्शन हुआ, तो मक्की के मन में तुरंत एक विचार आया। अगर वह है उस तरह की शक्ति के साथ, वह रैम्पेजिंग एंजल्स को वापस वही बना सकता है जो उन्हें होना चाहिए। यह जानते हुए भी कि किसाकी होजो क्योसुके को हेरफेर कर रहा था, मक्की ने उसका साथ दिया। और जब उसने देखा कि क्योसुके को गिरोह का नेतृत्व करने में कोई वास्तविक रुचि नहीं थी, तो उसने उसे मनाने के लिए अपने असली इरादे भी बता दिए। और अब जब वह अपने पराजित अधीनस्थों को जमीन पर पड़ा देख रहा था,
तो मक्की होजो को राहत महसूस किए बिना नहीं रह सका। तभी क्लब के कमरे का दरवाजा जोर से खुला। बॉस, बुरी खबर। ओनिजुका की जोड़ी पर एमेई ऐशु के सदस्यों ने हमला कर दिया है। सुजुकी रयो, जिसे मक्की ने एकिची ओनिजुका से संपर्क करने के लिए भेजा था, घबराकर चिल्लाते हुए अंदर भागा। क्या एमेई ऐशु को मौत से प्यार हो गया है? मक्की गुस्से में दहाड़ा। फर्श पर पड़े चोटिल लोग यह सुनकर उठने के लिए संघर्ष करने लगे, चिल्लाते हुए कहा कि उन्हें मदद के लिए जाना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने खुद को सहारा दिया, वे फिर से गिर पड़े। गंभीरता से, काम पर पहला दिन और मुझे पहले से ही काम करना पड़ रहा है, होजो क्योसुके ने आह भरी, लेकिन बिना किसी झिझक के उसने तेजी से अपनी बांस की तलवार को उसके बैग में सुरक्षित कर लिया। मक्की, क्या तुम अभी भी उस हाथ से सवारी कर सकते हो? मुझे वहां ले चलो। होजो, दीक्षा समारोह अभी पूरा भी नहीं हुआ है। तुम? मक्की हिचकिचाया। उसे चिंता थी कि पदभार संभालने के तुरंत बाद क्योसुके को लड़ाई में मजबूर करने से वह इन सब के बारे में अपना मन बदल सकता है। शिकायत करना बंद करो। उस ओनिजुका लड़के के पास अभी भी रैम्पेजिंग एंजल्स का झंडा है ना? मुझे आधिकारिक समारोह के लिए उसकी जरूरत है। मैं उसे अभी चोटिल नहीं होने दे सकता। तलवार का बैग अपने कंधे पर लटकाते हुए उसने मन ही मन सोचा, स्कूल में बांस की तलवार लाना निश्चित रूप से सही चुनाव था। बॉस, मुझे होजोकुन को ले जाने दें। आपका दाहिना हाथ, सुजुकी रयो ने बात करते हुए पहले कृतज्ञता से होजो क्योसुके की ओर, फिर चिंता से मक्की होजो की ओर देखा। तुम मूर्ख, मैं इतना कमजोर नहीं हूं। मेरी स्पेशल अटैक जैकेट लाओ। होजो क्योसुके ने अब सुजुकी रयो को उसके वास्तविक रूप में देखा, एक महिमामंडित अर्दली। जिस तरह से वह पहले क्लास में घुसा था, क्योसुके ने गलती से उसे कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति समझ लिया था। उसका नाम सुजुकी रयो है। क्योसुके की रुचि देखकर मक्की ने एक संक्षिप्त परिचय दिया। वह इस जीवन के लिए नहीं बना है। वह छोटा है, कमजोर है और लड़ने में भयानक है। लेकिन वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है। तो वह यहाँ क्यों है? हाँ, जिस पहले दिन वह मुझसे मिला, वह घुटनों के बल गिर गया और मुझे उसे लेने की भीख मांगने लगा। कहा कि वह अब और धमकाया जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सका, इसलिए मैंने उसे शामिल होने दिया। मैं समझा। क्योसुके मक्की होजो को थोड़ा बेहतर समझने लगा था। वह वास्तव में रूढ़िवादी आवारा जैसा नहीं था। शायद वह वास्तव में सिर्फ एक समूह के साथ सवारी करना चाहता था। उसके जैसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बच्चे जिन्हें धमकाया जाता है और जो सिर्फ खुद को शिकार बनने से बचाने के लिए आवारा बन जाते हैं। हालांकि हाल ही में हमें कुछ असली बुरे लोग मिल रहे हैं। रुको, ठहरो। यह उससे अलग है जो तुमने मुझे पहले बताया था। तुमने मुझे ठग लिया। मैं कोई अनुशासन समिति का कप्तान नहीं बनना चाहता। क्योसुके के दिमाग में छवि कौन थी? ठगों के एक समूह का नेतृत्व करना, किसी गिरोह के सरगना की तरह इतराना, प्राथमिक स्कूल के बच्चों से पैसे वसूलना। उसके रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आराम करो। अभी हम बस परेशानी के शुरुआती लक्षण देख रहे हैं। रैम्पेजिंग एंजल्स अभी भी वही है, उन्हें बस एक साथ सवारी करना पसंद है। हमारे पास अभी भी सम्मान का एक कोड है। लेकिन अगर तुम नहीं चाहते कि यह उस तरह का गिरोह बन जाए जिससे तुम नफरत करते हो, तो तुम्हें आधिकारिक तौर पर पदभार संभालने के बाद घर की सफाई करनी होगी। इसीलिए मैंने तुम्हें चुना। मक्की की निगाहें तेज हो गईं। यह एक घोटाला है। तुम बस चाहते हो कि मैं सारा काम करूं। क्योसुके भयभीत था। नियॉन रोशनी वाली टोक्यो की सड़कों पर खूबसूरत लड़कियों के साथ रेसिंग का उसका सपना उसकी आंखों के सामने बिखर रहा था। मेरी प्यारी साकुरा। शौको,
नाओका का क्या? उसके दिमाग में एक कल्पना चली। होजो, चलो शिबुया में उस नई मिठाई की दुकान को देखें। साकुरा अपनी प्यारी नाविक यूनिफॉर्म में उसके हाथ से चिपक गई, कसकर पास आ गई। नहीं कर सकता, गिरोह का काम संभालना है। उसका नरम आलिंगन गायब हो गया और वह गायब हो गई। होजोकुन, चलो आज चिड़ियाघर चलते हैं। मैं इतने समय से पांडा देखना चाहती थी। शौकों की आशा भरी आंखें उसकी ओर चमक उठीं। नहीं कर सकता, गिरोह के कुछ लड़के फिर से गड़बड़ कर रहे हैं। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई और वह भी गायब हो गई। होजो, समुद्र तट पर चलना है। मेरे पास एक सुपर सेक्सी स्विमसूट है। नाओका ने उसके कान में फुसफुसाया। उसकी सांस से उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। चलो जा, इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, बेनाम बदमाशों के एक समूह ने उसके पैर पकड़ लिए। बॉस, आप नहीं जा सकते। कुछ बच्चे के माता पिता आपको ढूंढते हुए आए हैं। कल्पना समाप्त हो गई। असंभव। मैं इस तरह जीना मना करता हूं। मैं मरना ज्यादा पसंद करूंगा। पढ़ाई बहुत ज्यादा शांतिपूर्ण है। क्योसुके ने गुस्से से अपना सिर हिलाया और मक्की की ओर मुड़ा। मक्की, मुझे अभी याद आया, मुझे होमवर्क करना है। और मैं अपनी खिड़की खुली छोड़ आया। मौसम का पूर्वानुमान कहता है कि आज रात बारिश होगी। मुझे जाना होगा। तुम अपना रैम्पेजिंग एंजल्स कैंडो क्लब या जो भी हो अपने पास रखो। वह दरवाजे की ओर भागा। वहीं रुक जाओ, तुम कमीने। मक्की हंसा, आधा परेशान आधा खुश। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे तुम रिटायर हो रहे हो? बस रैम्पेजिंग एंजल्स में रहो। क्योसुके रुक गया। यह एक अच्छा बिंदु था। अगर मक्की रुका तो क्योसुके बस पीछे हट सकता था, उसे गड़बड़ी संभालने दे सकता था और लाभ उठा सकता था। यही तो शुरू से योजना थी। असंभव। एक बार जब तुम हार जाते हो तो तुम पद छोड़ देते हो। ऐसे ही होता है। वे मक्की की मोटरसाइकिल तक पहुंच चुके थे। ठीक है, तो क्योसुके मुस्कुराया। मैं बॉस बनूंगा, तुम मेरे दूसरे कमांड बनो। हम सब कुछ पहले जैसा ही चलाते रहेंगे। और मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि मैंने तुम्हें हराया। और मैंने तुम्हारे पूरे गिरोह को हराया। क्योसुके ने कंधे उचकाए। यह उचित ही था। अगर वह इन लोगों के साथ फंस गया था तो वह इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकता था। चैप्टर 28 अपार्टमेंट। सच में, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता, मक्की होजो ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। मक्की होजो की सहमति सुनकर क्योसुके तुरंत उत्साहित हो गया और उसके नीचे की मोटरसाइकिल गर्जना के साथ शुरू हो गई। धीरे करो, धीरे करो। तुम क्रैश हो जाओगे, क्योसुके डर से चिल्लाया। हाँ हाँ हाँ, टोक्यो के सबसे तेज सवार की गति देखने के लिए तैयार हो जाओ, मक्की होजो ने खुद पर हंसते हुए कहा, स्पष्ट रूप से क्योसुके की घबराई हुई प्रतिक्रिया का आनंद ले रहा था। यह उसके अहंकार के लिए एक शांत बदला लेने का क्षण था। अब क्योसुके को समझ आया कि क्यों, भले ही ओनिजुका जोड़ी पर हमला हो रहा था, मक्की होजो इतना शांत दिख रहा था। एक बाइकर गिरोह के नेता के रूप में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जब तक वह अपनी मोटरसाइकिल पर है, वह एक दिन में पूरे जापान की सवारी कर सकता है। तुम्हें यह पसंद है? यह मेरी बाइक है, क्रिम्सन लोटस जेड। अगर मैं कभी रिटायर होता हूं तो मैं इसे तुम्हें सौंप दूंगा, लेकिन अभी नहीं, मक्की ने चिढ़ाने वाले लहजे में कहा। मुझे किसी और का इस्तेमाल किया हुआ सामान नहीं चाहिए, क्योसुके ने जवाब दिया। तुम क्या कह रहे हो, बच्चे? यह हमारी परंपरा है। हम महत्वपूर्ण चीजें अगली पीढ़ी के भरोसेमंद सदस्यों को सौंपते हैं। इसका एक अर्थ है, मक्की हंसा। अगर यह इतना सार्थक है तो तुम इसे रखो। मैं अपनी बाइक से काम चला लूंगा, क्योसुके ने तुरंत जवाब दिया। असंभव।
मैं तुम्हें कुछ बेहतर दिलाऊंगा, तुम्हारे मेरे शागिर्द के रूप में आधिकारिक तौर पर शामिल होने का जश्न मनाने के लिए एक उपहार। मक्की हंसा, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि क्योसुके रैम्पेजिंग एंजल्स में शामिल होने से उत्साहित नहीं था। निश्चित रूप से, क्योसुके बड़बड़ाया, मुझे नहीं लगता कि यह जश्न मनाने लायक है। हाँ, यह रैम्पेजिंग एंजल्स के लिए जश्न मनाने लायक है, क्योंकि अब हमारे पास एक ऐसा नेता है जो हमें और भी आगे ले जा सकता है। मक्की ने जोर से मुस्कुराया। तोयामा पार्क, टोक्यो में उन जगहों में से एक जहां सबसे डरावनी भूत कहानियां होने की बात कही जाती थी, के तल पर माहौल तनावपूर्ण था। अन्य पार्कों के विपरीत, जो रोशन थे और शाम की सैर करने वाले लोगों से भरे थे, यह पार्क पूरी तरह से अंधेरा था और हवा में एक सहरन पैदा करने वाला माहौल छाया हुआ था। लव ब्यूटी एंड मास्टर केंडो क्लब के सदस्यों द्वारा ओनिजुका जोड़ी को यहाँ फंसा लिया गया था। जब क्योसुके और मक्की पहुंचे तो सूरज पूरी तरह से डूब चुका था। केंडो क्लब में एक लंबे दिन के बाद क्योसुके बिना आराम किए यहाँ भागा था। तोयामा पार्क इतना डरावना था कि आप बिना किसी अतिरिक्त सेटअप के वहाँ एक हॉरर फिल्म शूट कर सकते थे। पार्क के पास कुछ 100 मीटर की दूरी पर आपको शायद ही कोई आत्मा दिखाई देगी। मक्की होजो ने थ्रॉटल को अधिकतम तक घुमाया और इंजन की दहाड़ शांत रात में गूंज उठी, जो दूर तक सुनाई दे रही थी। चलो बॉस, चलो उन केंडो क्लब के बेवकूफों को दिखाते हैं कि तुम किस चीज के बने हो, मक्की ने कहा, पार्क में आगे बढ़ते हुए। तुम यहीं रुको, घायल किसाकी, उन पर नजर रखो। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। क्योसुके ने मक्की का घायल हाथ पकड़ा, उसे पीछे खींचा और सुजुकी रयो की ओर उछाला, फिर इरादे से पार्क में कदम रखा। ठीक हिगाशी हाई की तरह किसी यादृच्छिक स्कूल के कुछ स्पोर्ट्स क्लब ने खुद को लव ब्यूटी एंड मास्टर केंडो क्लब नाम दिया था। जिस क्षण क्योसुके ने पार्क में प्रवेश किया, उसे ठंडक महसूस हुई। अंधेरे ने सब कुछ निगल लिया था, लेकिन केंडो क्लब की बाइक हेडलाइट से दूर से आ रही हल्की रोशनी ने उसका मार्गदर्शन किया। क्योसुके अपनी काली स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए बहुत अजीब लग रहा था, जबकि केंडो सदस्य सभी सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसे तुरंत पहचान लिया गया। अरे बच्चे, तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ क्या चाहिए? केंडो सदस्यों की बाइकें चारों ओर खड़ी थीं, जिनकी हेडलाइट्स आगे की ओर लक्षित थीं। अब मिडिल स्कूल में क्योसुके 170 सेंटीमीटर से अधिक लंबा था और उसका वजन लगभग 65 किलोग्राम था। उसकी काली सूट जैसी यूनिफॉर्म पूरी तरह से फिट थी, जिससे उसे एक तेज, साफ सुथरा लुक मिल रहा था। हालांकि हेडलाइट से उसका चेहरा छाया में था, उसकी तेज विशेषताओं ने ठगों पर एक स्थायी छाप छोड़ी। वे सभी उसे घूर रहे थे, उसके शांत रूप से चिढ़े हुए थे। क्योसुके ने उनकी टिप्पणियों को नजरअंदाज कर दिया और धीरे धीरे अपनी बांस की तलवार को उसके केस से बाहर निकाला। उसने केस को सावधानी से मोड़ा और अपनी जेब में रख लिया, फिर तलवार को अपने कंधे पर टिका लिया। आगे एक नजर डालने पर ठगों ने आखिरकार उसके चेहरे को देखा, और उन्होंने जो देखा वह अब बच्चे का नहीं था, बल्कि एक युवा व्यक्ति का था जिसकी तेज जॉलाइन, भयंकर आंखें और एक तीव्र आभा थी। हेडलाइट्स ने उसकी छाया को लंबा कर दिया, जिससे ठग अंधेरे में समा गए। एक शब्द कहे बिना क्योसुके सीधे भीड़ में घुस गया, तेज, सटीक कट से उन्हें चीरता हुआ। स्लैश स्लैश। केंडो क्लब के सदस्य दर्द से अपनी बाहें पकड़े हुए जमीन पर गिर गए। क्योसुके के बेरहम हमलों के कारण बाकी ठग घबराकर बिखर गए। मेरे पास मत आना, उनमें से एक चिल्लाया। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, दूसरे ने चिल्लाया। क्योसुके ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, अपना हमला जारी रखा। कुछ ठग, जो भागने में असमर्थ थे, घुटनों के बल गिर गए, आत्मसमर्पण में अपने हाथ ऊपर उठा लिए, लगभग जैसे खुद को क्योसुके की तलवार के लिए पेश कर रहे हों। क्योसुके को ठीक से समझ नहीं आया कि वे ऐसा क्यों करेंगे, लेकिन उसने उनकी बात मान ली। जल्द ही
जो पहले से नहीं भाग रहे थे वे भी गिर पड़े थे। क्योसुके आखिरकार ओनिजुका जोड़ी तक पहुंचा, जो एक मूर्ति के पास पार्क के केंद्र में बंधे हुए थे। उसने अपनी तलवार एक बार और घुमाई, खून जमीन पर छिड़क गया, लेकिन उसकी बांस की तलवार फिर से चमक उठी जैसे खून गायब हो गया हो। हालांकि उसने तुरंत तलवार को वापस उसके केस में नहीं रखा। वह सुनिश्चित नहीं था कि यह पूरी तरह से सूख गई है और वह केस को गंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने वापस आने पर इसे सावधानी से साफ करने का फैसला किया। एकिची ओनिजुका, रयुजी ताकानाशी। क्योसुके ने पीटी हुई जोड़ी को देखा, जिनके चेहरे सूजे हुए थे और खून से सने हुए थे। ओह ओह, जोड़ी कराहने लगी। यह आंसू नहीं थे, नहीं, उनके मुंह में कुछ भरा हुआ था। क्योसुके उनके मुंह में जो कुछ भी था उसे बाहर निकालने वाला था, लेकिन जब उसने देखा कि वे एक जोड़ी बदबूदार मोजे थे तो वह रुक गया। वह सिकुड़ गया और इसके बजाय पहले रस्सियों को खोल दिया। गांठें जटिल थीं, स्पष्ट रूप से कुछ बहुत ही प्रतिभाशाली गांठ बनाने वालों का काम था। इस बिंदु पर मक्की होजो उसके पास पहुंच चुका था। मक्की, बाकी तुम पर छोड़ता हूं। मैं घर जा रहा हूं। क्योसुके ने जम्हाई ली, एक लंबी रात के बाद थका हुआ महसूस कर रहा था। केंडो क्लब के सदस्य आश्चर्यजनक रूप से कमजोर थे और कार्रवाई उसकी पसंद के हिसाब से बहुत जल्दी समाप्त हो गई थी। रियो, बॉस को घर ले जाओ, मक्की ने कहा, क्योंकि उसने ओनिजुका जोड़ी को खोलना शुरू कर दिया था। अपार्टमेंट बिल्डिंग में लौटने के बाद मक्की ने अगली शाम नेजू श्राइन में एक समारोह का उल्लेख किया, जहां रैम्पेजिंग एंजल्स के सभी सदस्य उपसमूह के सदस्यों सहित इकट्ठा होंगे। क्योसुके को आखिरकार समझ आया कि उसकी नेता की यूनिफॉर्म पर मुख्यालय का क्या मतलब था। यह सिर्फ हिगाशी हाई का समूह नहीं था, बल्कि अन्य शाखाएं भी थीं। मैं तुम्हारी बाइक आज रात तैयार करवा दूंगा, मक्की ने मुस्कान के साथ कहा। यह क्रिम्सन लोटस जेड जितनी ही अच्छी होगी। क्योसुके प्रत्याशा की एक चुभन महसूस किए बिना नहीं रह सका। मक्की को एक ऐसी बाइक कहाँ मिलेगी जो क्रिम्सन लोटस को टक्कर दे सके। अपने अपार्टमेंट वापस आने के बाद क्योसुके ने जल्दी से स्नान किया। अपार्टमेंट छोटा लेकिन कार्यात्मक था। दरवाजे के ठीक सामने एक मिनी ओपन किचन थी, जो एक डबल स्टोव, एक वेंट हुड और एक सिंक के साथ पूरी थी। किचन एक छोटी डाइनिंग टेबल से जुड़ी हुई थी जिस पर 3 लोग बैठ सकते थे। उसने किचन के बगल में एक सेकंड हैंड दुकान से मिला एक सस्ता फ्रिज भी रखा था। प्रवेश द्वार के बाईं और एक बेडरूम था, या बल्कि एक बहुउद्देशीय कमरा, जिसे भोजन की गंध को अंदर आने से रोकने के लिए किचन से एक कांच की दीवार से अलग किया गया था। कमरा एक लिविंग एरिया में विभाजित था, जिसमें एक सेकंड हैंड सोफा और टीवी लगा था, और एक छोटा बेडरूम था जिसमें चमकीले रंग के प्यारे थीम वाले बिस्तर थे, उसकी माँ और कुछ दोस्तों की वजह से। स्नान के बाद क्योसुके को भूख लग रही थी। फ्रिज खोलने पर उसने देखा कि उसमें उसकी माँ द्वारा भेजा गया गोमांस, बीफ, भरा हुआ था। अपनी माँ की उदारता का विचार उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया, क्योंकि उसने जल्दी से एक पौष्टिक भोजन तैयार किया। चैप्टर 29. सोशल डेथ। बुधवार सुबह तड़के होजो क्योसुके की आंतरिक घड़ी ने उसे जगा दिया। दांत साफ करने के बाद उसने अपनी बांस की तलवार पकड़ी और लिफ्ट से नीचे गया। आज वह सबवे के लिए सही ट्रेन पकड़ने में कामयाब रहा। क्योसुके अपनी गति से स्कूल की ओर चला। रास्ते में एक सुविधा स्टोर पर रुका और कुछ दूध और ब्रेड ली, जिसे वह चलते चलते खाने लगा। सुप्रभात, बॉस। क्योसुके रुक गया। यह आकाशी ताकेओमी था, जो अभी भी व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्कूल के प्रवेश द्वार पर तैनात था। साथ में कोई और भी था जिसका नाम वह नहीं जानता था। सिर्फ क्योसुके ही नहीं, बल्कि स्कूल का दिन शुरू होने के कारण गेट के आसपास मौजूद हर कोई उसे देखने के लिए रुक गया। सुप्रभात, बॉस, 10 से अधिक आवाजें एक साथ चिल्लाईं। हिगाशी हाई स्कूल,
रैम्पेजिंग एंजल्स का मुख्यालय था, जिसमें मिडिल स्कूल में लगभग 900 और हाई स्कूल में 1200 छात्र थे। समूह इतना बड़ा होने के कारण यह लगभग गारंटी थी कि हर 20 लोगों के समूह में एक रैम्पेजिंग एंजल होगा। अगर क्योसुके ने इसे नहीं रोका तो हर बार जब वह स्कूल में प्रवेश करता तो शुभकामनाओं की एक निरंतर धारा लगी रहेगी। वह खुद को यह दृश्य कल्पना करने से नहीं रोक सका। एक शौचालय में प्रवेश करना जहां पेशाब करने की जगह पर खड़े हट्टे-कट्टे पुरुषों की एक पंक्ति उसे देखकर चिल्ला रही है, सुप्रभात बॉस। हे भगवान, कृपया मुझे बचाओ। यह सामाजिक मृत्यु है। क्योसुके को नहीं पता था कि मक्की इस स्थिति से कैसे निपटता था, लेकिन उसने फैसला किया कि वह शाम तक कक्षा में रहने की पूरी कोशिश करेगा। तुम हो आकाशी। तुम्हारे हाथ का क्या हाल है? क्या यह ठीक है? क्योसुके को कैसा महसूस करना चाहिए यह तो पता नहीं था, लेकिन उसने फिर भी आकाशी ताकेओमी का हाल पूछा। हाँ, उस आदमी ने कल उससे लड़ने की कोशिश की थी, और जबकि वह कमजोर नहीं था, यह वास्तव में तलवार का सिर्फ एक वार था। हाँ, यह अब पूरी तरह से ठीक है। आकाशी ताकेओमी ने अपनी बांस की तलवार कुछ बार हिलाई। यह अच्छा है। आज रात मिलते हैं। क्योसुके ने सिर हिलाया, फिर स्कूल भवन की ओर चल दिया। ध्यान रखना, बॉस। कक्षा में जाते समय शुभकामनाओं के अलावा क्योसुके ने लोगों को बिना हाथ वाला दानव, हैंडलेस डीमन, के बारे में धीरे धीरे फुसफुसाते हुए सुना। यह क्या है? मक्की ने भी इसका जिक्र किया था, है ना? आखिरकार कक्षा तक पहुंचने के बाद क्योसुके को आराम करने का मौका भी नहीं मिला था कि एक और तेज आवाज गूंज उठी। सुप्रभात, बॉस। यह किसाकी टेट्टा था, वही उपद्रवी। वह कक्षा के पीछे खड़ा था, अपनी बाहें अपनी पीठ के पीछे किए हुए, पैर फैलाए हुए और 90 डिग्री के कोण पर झुक रहा था। क्योसुके तेजी से पास गया, किसाकी टेट्टा का सिर अपनी बांह के नीचे पकड़ा और उसकी खोपड़ी पर अपनी मुट्ठी घुमाना शुरू कर दिया। क्या तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो? बॉस, मुझे माफ कर दो। आज तुम्हें एक सबक मिलेगा। क्योसुके ने उसे बच्चे की तरह मानते हुए ढील नहीं दी। कृपया मुझे बख्श दो। वे थोड़ी देर तक ऐसे ही लगे रहे, और केवल तभी जब उसने देखा कि पूरी कक्षा उन्हें देख रही है, क्योसुके ने किसाकी को जाने दिया। अपनी सीट पर लौटकर क्योसुके थोड़ा खुश महसूस कर रहा था। एलिमेंट्री स्कूल में सहपाठी बहुत बचकाने थे और उसके ज्यादातर दोस्त लड़कियां थीं। उसने इतने लंबे समय से ऐसी चंचल लड़ाई नहीं लड़ी थी। किसाकी, क्या तुम जानते हो कि इस बिना हाथ वाला दानव उपनाम के साथ क्या चल रहा है? क्योसुके ने किसाकी टेट्टा से पूछा, यह जानते हुए कि उसका नंबर एक अधीनस्थ हमेशा हर बात से अवगत रहता था। बॉस, आपको नहीं पता था? किसाकी टेट्टा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। बकवास करना बंद करो और मुझे अभी समझाओ। किसाकी की अभिव्यक्ति देखकर क्योसुके को एक बुरा एहसास हुआ। ठीक है, यह आपका उपनाम है, बॉस। बिना हाथ वाला दानव काफी शानदार लगता है ना? इसे सुनकर ही लोग कांप जाते हैं। फू! क्योसुके ने गलती से अपना दूध थूक दिया। सौभाग्य से आखिरी पल में अपना सिर घुमा लिया ताकि वह किसाकी टेट्टा पर न गिरे। यह क्या बकवास है? मेरा उपनाम? बिना हाथ वाला दानव? शानदार? वह इसकी तुलना मक्की के उपनाम हिगाशी हीरो से किए बिना नहीं रह सका। क्या इसे ही वे शानदार मानते थे? यह क्या हो रहा है? अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगी देखकर क्योसुके ने जल्दी से पूछा। आखिरकार अंडरवर्ल्ड में नाम ही सब कुछ था। कहा जाता था कि कोई गलत उपनाम जैसी चीज नहीं होती, केवल एक ऐसा उपनाम होता है जिस पर आपको पछतावा होता है। अगर आप लड़ाई की बात कर रहे हैं तो आप हमेशा लोगों के हाथों को निशाना बनाते हैं, है ना? चाहे वह रैम्पेजिंग एंजल्स हो या ब्यूटी एंथुजिस्ट्स,
हर कोई सहमत है कि यह एक शानदार उपनाम है। वे कहते हैं, बिना हाथ वाला दानव के सामने किसी के भी हाथ सलामत नहीं बचते। इसीलिए यह नाम पड़ गया। थका हुआ क्योसुके बस यह सब खत्म करना चाहता था। वह एक खाली अभिव्यक्ति के साथ मुड़ गया। किसाकी को यह बताते हुए नहीं सुनना चाहता था कि उपनाम कितना शानदार था। अगर साकुरा को पता चला तो वह हंसते हंसते लोटपोट हो जाएगी और उसकी वह अविश्वसनीय माँ शायद और भी जोर से हंसेगी। वह पहले ही उन दोनों की कल्पना कर सकता था, झुके हुए इतनी जोर से हंस रहे थे कि वे सांस नहीं ले पा रहे थे। दोपहर के भोजन के अंतराल के दौरान कुछ नए छात्र आए और रैम्पेजिंग एंजल्स में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन किसाकी टेट्टा ने उन्हें भगा दिया। इसने क्योसुके की झपकी को बाधित नहीं किया, लेकिन उसे कुछ महत्वपूर्ण महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि स्कूल में हर कोई जानता था कि वह रैम्पेजिंग एंजल्स का नया दूसरा कमांड था। उसके सहपाठी उससे बच रहे थे, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वह मिडिल स्कूल में कोई नया दोस्त नहीं बनाने वाला था। वह गंभीरता से तबादला करने पर विचार कर रहा था। वह बाकी जीवन के लिए हिगाशी हाई में नहीं रह सकता था। वह इस साधुओं के स्कूल से थक चुका था। यह सिर्फ साकुरा और शौको जैसी प्यारी लड़कियों की कमी नहीं थी, उसने शिक्षकों के अलावा किसी महिला की आवाज भी नहीं सुनी थी। दोपहर के भोजन के लिए किसाकी टेट्टा उसके लिए खाना खरीदने गया, हालांकि क्योसुके ने इसके लिए भुगतान किया। बॉस बनना आखिरकार इतना भी बुरा नहीं था। छत पर एक नए स्थापित गज़ेबो के नीचे क्योसुके आराम कर रहा था, अपने दोपहर के भोजन का आनंद ले रहा था, क्योंकि वह सोच रहा था कि रैम्पेजिंग एंजल्स में शामिल होने का उसका फैसला कितना बुद्धिमानी भरा रहा था। जैसा कि सभी जानते थे, जापान में छतें लोकप्रिय डेटिंग स्थल थी, लेकिन हिगाशी हाई में वे बदमाशों के लिए एक सभा स्थल बन गए थे। जब क्योसुके पहली बार छत पर गया तो माहौल भयानक था। वह जाने ही वाला था कि किसाकी ने कुछ बदमाशों से बात की जिन्होंने उसका अभिवादन किया था, और जल्द ही और अधिक लोग सफाई का सामान लेकर आ गए। 5 मिनट से भी कम समय में जगह बेदाग साफ हो गई और उन्होंने उसके लिए एक अस्थायी शामियाना भी लगा दिया, साथ ही झपकी लेने के लिए एक लाउंज कुर्सी भी। किसाकी टेट्टा उसके लिए एक होम थिएटर और गेमिंग कंसोल भी स्थापित करना चाहता था, लेकिन क्योसुके ने उसे तुरंत रोक दिया। वह बस बहुत ज्यादा खर्चीला था। एक बार फिर उसने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि रैम्पेजिंग एंजल्स में शामिल होने का उसका फैसला कितना स्मार्ट था। फिर ठंडी हवा में झपकी लेने के लिए चला गया। दोपहर बिना किसी घटना के गुजर गई, क्योंकि वह खुद को पढ़ाई में मग्न कर चुका था। स्कूल के बाद क्योसुके अभ्यास के लिए केंडो क्लब की ओर गया। जिस क्षण उसने क्लब के कमरे में कदम रखा, वह तुरंत पीछे हट गया। जैसा कि अपेक्षित था, हमेशा की तरह तेज सुप्रभात बॉस की आवाज गूंज उठी। इतने सीमित स्थान में इतने सारे लोगों के साथ आवाज इतनी थी कि उसके कान बजने लगे। शोर कम होने के बाद क्योसुके आखिरकार अंदर कदम रखा। केंडो क्लब के उपाध्यक्ष कानाहारा ताकाओ उससे मिलने आए। चैप्टर 30 केंडो क्लब। मक्की कहाँ है? मैंने उसे कहीं नहीं देखा। होजो क्योसुके ने चारों ओर देखा, फिर कान्हारा ताकाओ की ओर मुड़ा। नेता आपके लिए मोटरसाइकिल तैयार कर रही हैं। वह जल्द ही यहाँ होंगे, कान्हारा ताकाओ ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। चूंकि मक्की अभी भी बॉसू तेंशी रैम्पेजिंग एंजल्स का हिस्सा था, इसलिए उसने उसे दूसरे कमांड के रूप में पहचान लिया था, जो पूरे गिरोह का सामना कर सकता था और फिर भी पूर्व नेता को हरा सकता था। उस स्थिति में मैं आगे बढ़कर प्रशिक्षण करूंगा, क्योसुके ने लापरवाही से जवाब दिया। वास्तव में यह नहीं समझा कि उसके जैसे किसी के लिए एक अच्छी मोटरसाइकिल तैयार करना कितना मुश्किल था। बॉस, क्या आप कृपया सदस्यों को केंडो पर कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं? ताकाओ ने धीरे से पूछा। आखिरकार वे केंडो क्लब थे,
और कई सदस्य न केवल लड़ने के लिए केंडो का अभ्यास करते थे बल्कि इसे एक करियर के रूप में भी देखते थे। जापानी हाई स्कूलों में क्लब संस्कृति कुछ ऐसी थी जिसकी कल्पना अन्य देशों में करना मुश्किल था। उदाहरण के लिए, केंडो में ऑल जापान इंटर हाई केंडो चैंपियनशिप जीतना बड़े लाभ दे सकता था, चाहे पेशेवर एथलीट के रूप में करियर बनाना हो या शिक्षा में आगे बढ़ना हो। ग्योकुर्यू फ्लैग और अन्य जैसी प्रतियोगिताएं भी थीं, जो न केवल उदार पुरस्कार राशि प्रदान करती थी बल्कि हाई स्कूल के छात्रों के लिए मूल्यवान जीवन लाभ भी प्रदान करती थी। केंडो एक हद तक विशिष्ट खेल तेजी से बढ़ रहा था, और जब फुटबॉल, बेसबॉल और बास्केटबॉल जैसे खेलों की बात आती थी तो लोकप्रियता और भी अधिक थी। उदाहरण के लिए, जापान में एक हाई स्कूल फुटबॉल चैंपियनशिप में उपस्थिति अक्सर अन्य देशों में कुछ पेशेवर सॉकर खेलों की तुलना में अधिक होती थी। फिल्मों और नाटकों में हाई स्कूल क्लबों का चित्रण बिल्कुल भी अतिरंजित नहीं था। चीयरलीडर्स, क्लबों के स्टार खिलाड़ी जिनके शू लॉकर प्रेम पत्रों से भरे थे, और प्रतियोगिताओं के दौरान उनका पीछा करने वाले पत्रकार, सभी ने दिखाया कि वे अपने प्रशंसकों द्वारा कितने प्यारे थे। अगर आप इंटर हाई आईएच की तुलना किसी चीज से करना चाहते हैं तो अमेरिका में एनसीएस सबसे करीब हो सकता है, हालांकि एक हाई स्कूल खेलों के लिए है और दूसरा कॉलेज के लिए। समानताएं आश्चर्यजनक थीं, आंशिक रूप से क्योंकि कई जापानी छात्र हाई स्कूल के बाद सीधे कार्यबल में जाना पसंद करते हैं। क्योसुके के केंडो कौशल को देखने के बाद केंडो क्लब के सदस्य उससे होकुशिन इत्तोर्यू, उत्तरी सितारा एक तलवार शैली में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। ठीक है, लेकिन मैं सिखाने में बहुत अच्छा नहीं हूँ, क्योसुके ने कहा। उसे मदद करने में कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार, अगर उसके अधीनस्थ मजबूत हो गए तो उसे उन्हें दिन बचाने के लिए बुलाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, जिससे उसे आराम करने के लिए अधिक समय मिलेगा। यह बहुत अच्छा है, कान्हारा ताकाओ ने उत्साह से कहा, हालांकि उसने दूसरे कमांड के सहमत होने की उम्मीद की थी। क्योसुके का सीधा जवाब सुनकर वह और भी रोमांचित हो गया। केंडो क्लब के सदस्य, जो दूर से देख रहे थे, तुरंत चारों ओर जमा हो गए। उनकी आंखें क्योसुके को देखते हुए प्रत्याशा से भरी थीं। उन सभी उत्सुक आंखों को देखकर क्योसुके थोड़ा घबरा गया। वह ईमानदारी से नहीं जानता था कि कैसे सिखाना है। वह केंडो में स्वाभाविक रूप से कुशल था, और जब उसे यामामुरा और ओनो सेंसेई जैसे लोगों द्वारा प्रशिक्षित किया गया था तो उसे केवल एक बार तलवार तकनीक देखनी पड़ती थी, फिर अभ्यास में तेजी से सुधार होता था। चलो जोड़े में अभ्यास करते हैं। मैं अपनी ताकत को रोकूंगा। मैं यह बताऊंगा कि आप कहाँ कमी कर रही हैं और आप मेरे हमलों से बचने की कोशिश करें, क्योसुके ने सुझाव दिया। उसके शब्दों पर सदस्यों ने जल्दी से एक घेरा बना लिया और कान्हारा ताकाओ अभ्यास करने वाला पहला व्यक्ति बनने के लिए आगे बढ़ा। ठीक है, अपना सब कुछ लगा दो, क्योसुके मध्य रक्षा मुद्रा में आ गया। कान्हारा ताकाओ, घबराया हुआ, अपने गले को ऊपर नीचे किया, फिर एक ऊपरी रक्षा मुद्रा में वार किया और एक चिल्लाहट के साथ क्योसुके की ओर भागा, अपने हमले में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। जिस क्षण उसकी बांस की तलवार नीचे आई, क्योसुके ने जवाबी हमला किया, दाहिनी ओर से काटा। कान्हारा ताकाओ की तलवार को किनारे धकेल दिया जबकि उसकी ओर आगे बढ़ा। उनकी तलवारें पार होने के बाद क्योसुके ने तेजी से अपनी तलवार वापस खींच ली और इसे इन्नोकामे मुद्रा में अपने चेहरे के किनारे तक उठाया, फिर एक भयंकर चिल्लाहट निकाली क्योंकि उसने कान्हारा ताकाओ के पेट पर वार करने का लक्ष्य रखा। चालों की इस श्रृंखला के बाद ही कान्हारा ताकाओ अपनी बांस की तलवार को स्थिर करने में कामयाब रहा, समय पर बचाव करने में विफल रहा। क्योसुके अपनी नीली केंडो यूनिफॉर्म में विशेष रूप से लंबा और प्रभावशाली लग रहा था। हर चाल, अवरुद्ध करने से लेकर चकमा देने और वार करने तक, सहज और एक सहज अनुग्रह से भरी थी। हर कार्रवाई शब्दों के लिए लगभग बहुत शानदार लग रही थी। उसके बाद दोनों खड़े हुए और झुके, और दर्शकों ने ऊर्जावान ढंग से तालियां बजाईं।
कानबारा, अपनी मन की उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करो, तुम। क्योसुके ने उसकी गलतियों को इंगित करना शुरू किया, अगले सदस्य की ओर बढ़ते हुए। सामंजस्यपूर्ण केंडो अभ्यास तब तक जारी रहा जब तक कि एक गरजती मोटरसाइकिल इंजन की आवाज ने उन्हें बाधित नहीं कर दिया। बिना किसी के कुछ कहे क्योसुके ने तुरंत इसे पहचान लिया, यह गुरेन जेड थी। बॉस, उपनेता यहाँ है, कान्हारा ताकाओ ने कहा। जैसे ही उसने समाप्त किया, केंडो क्लब का दरवाजा खुला और मक्की होजो की परिचित आवाज ने आवाज दी। होजो, अपनी मोटरसाइकिल देखो। अपनी केंडो यूनिफॉर्म को बदले बिना भी क्योसुके उत्साह से बाहर भागा। केंडो क्लब के बाहर खुले स्थान पर मक्की होजो अपनी गुरेन जेड मोटरसाइकिल के बगल में खड़ा था। पास में एक ट्रक खड़ा था। क्या यह ट्रक पर है? क्योसुके ने ट्रक को देखते हुए पूछा, जिसका पिछला दरवाजा अभी भी बंद था। हाँ, मैंने बहुत प्रयास के बाद इसे पाने में कामयाबी हासिल की। अभी अभी विमान से उतरा और इसे सीधे यहीं लाया, मक्की होजो ने गर्व से कहा, ट्रक के किनारे को थपथपाते हुए। क्योसुके हैरान था। उसने सोचा था कि मक्की ने बस एक दुकान से एक मोटरसाइकिल खरीदी होगी, न कि जिसे दूसरे शहर से हवाई मार्ग से लाया गया हो। क्या यह तैयार है? मक्की होजो ने पूछा जैसे ही उसने ट्रक का पिछला दरवाजा खोला। एक चिकनी, जेटकाली मोटरसाइकिल सभी के सामने दिखाई दी। ट्रायम्फ रॉकेट 3 GT ट्रिपल ब्लैक, मक्की होजो ने तेजी से कहा। क्योसुके को भी पता नहीं था कि इसका क्या मतलब है, और शायद किसी और को भी समझ नहीं आया होगा। ट्रायम्फ रॉकेट 3 ब्लैक लिमिटेड एडिशन, दुनिया भर में केवल 2000 यूनिट। 2458 सीसी 3 सिलेंडर इंजन, 4000 आरपीएम पर 221 Nm का अधिकतम टॉर्क, 6000 आरपीएम पर 167 HP की अधिकतम हॉर्स पावर। इस बिंदु पर क्योसुके वास्तव में इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा था कि मक्की क्या कह रहा था। उसका ध्यान पूरी तरह से दो आश्चर्यजनक मोटरसाइकिलों पर था। जैसे ही डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी ट्रक में पड़ी, इसने बाइक के चमकदार काले शरीर को रोशन कर दिया। यहाँ तक कि मेंढकाक हेडलाइट्स को भी विशेष रूप से उपचारित किया गया था, जो जलने पर बाइक में सहजता से मिश्रित हो जाती थी। यह कम हास्यास्पद और अधिक प्रभावशाली लगती थी। एग्जॉस्ट पाइप मैट ब्लैक थे। बिना किसी हिचकिचाहट के क्योसुके ट्रक के बिस्तर में कूद गया और एक बाइक पर चढ़ गया। भले ही केंडो यूनिफॉर्म सवारी के लिए आदर्श नहीं थी, लेकिन उसने परवाह नहीं की। डैशबोर्ड में एक रेट्रो शैली थी, लेकिन चांदी की रेखाओं ने इसे आधुनिकता का स्पर्श दिया। सीट कम और चौड़ी थी, जिससे क्योसुके दोनों पैर जमीन पर सपाट रख सका। पिछली सीट पर एक छोटी सी बैकरेस्ट थी। यह एकदम सही था। अब वह किसी को सवारी पर ले जा सकता था। अरे मक्की, मैं इसे ट्रक से कैसे उतारूं? क्योसुके ने ट्रक की ओर चिल्लाया। बस स्टैंड का उपयोग करो और तुम इसे नीचे चला सकते हो, मक्की ने जवाब दिया। मैंने पहले कभी इतनी बड़ी बाइक नहीं चलाई, क्योसुके ने स्वीकार किया। पिछली छुट्टी के दौरान जैसे ही वह काफी बड़ा हुआ, क्योसुके ने अपना मोटरसाइकिल लाइसेंस प्राप्त कर लिया। चिंता मत करो, यह किसी भी अन्य बाइक की तरह ही है। साथ ही यह तुम्हारी है। क्या तुम सच में किसी और को इसे चलाने वाला पहला व्यक्ति बनने देना चाहते हो? मक्की ने कहा, पहले से ही कुछ अधीनस्थों को चिल्लाते हुए जो बाइक को उतारने के लिए एक रैंप लगा रहे थे। मैं खुद संभाल लूंगा, क्योसुके ने कहा, हैंडलबार्स को कसकर पकड़ा और रियरव्यू मिरर पर नजर डाली। जैसे ही सूरज डूबा, वह दर्पण में अपना चेहरा स्पष्ट रूप से देख सकता था और खुद से सोचा, मैं इस सप्ताह के अंत में साकुरा को सवारी पर ले जाऊंगा। तैयार? मैं अब स्टैंड अनलॉक करने जा रहा हूं, मक्की होजो ने पूछा, बाइक के पास चलते हुए और उसे स्थिर पकड़े हुए। एक ओके इशारा के साथ क्योसुके ने मोटरसाइकिल पर ध्यान केंद्रित किया। इसके विशाल आकार के बावजूद, अपनी अमानवीय ताकत के साथ,
इसे संभालना उसके लिए आसान था। ऐसा लग रहा था कि मक्की होजो क्योसुके के कौशल के बारे में चिंतित था, इसलिए उसने रैंप को अतिरिक्त चौड़ा और लंबा कर दिया था, यह सुनिश्चित करते हुए कि नया सवार बिना किसी परेशानी के ट्रक से उतर सके। थ्रॉटल के एक मोड़ के साथ इंजन की दहाड़ हवा में भर गई, लगभग बहरा कर देने वाली, और क्योसुके ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर बल से हिल गया है। हाँ। इंजन विस्थापन की बात करें तो यह बाइक खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर है। एग्जॉस्ट को संशोधित करने की कोई जरूरत नहीं है, यह पहले से ही अद्भुत लगता है। मक्की जोर से हंसा। फिर क्योसुके ने मोटरसाइकिल को ट्रक से आसानी से चला दिया। यह बाइक सस्ती नहीं लगती, क्योसुके ने टिप्पणी की। उसे अभी अभी मिले महंगे उपहार का एहसास हुआ। उसने मानसिक रूप से अपनी संपत्ति की गणना की। ओह, भले ही वह अपनी सभी छात्रवृत्तियों का उपयोग कर ले, यह पर्याप्त नहीं हो सकता है। क्या उसे एहसान चुकाने के लिए अपने पिता से कुछ गायें बेचने के लिए कहना पड़ेगा? हाँ। इसकी चिंता मत करो। जब तक तुम्हारे नेतृत्व में बॉसू तेंशी बेहतर होता है, मैं तुम्हें जितनी चाहो उतनी बाइक दूंगा, मक्की होजो ने उदारता से कहा। बॉस, मक्की के परिवार के पास टोक्यो में सबसे बड़ी मोटरसाइकिल डीलरशिप है। वह कीमत की परवाह नहीं करता। गिरोह के कई लोगों को उनसे लागत मूल्य पर उनकी बाइक मिली, कान्हारा ताकाओ ने जोड़ा। ठीक है, तो मैं विनम्र नहीं बनूंगा। धन्यवाद, मक्की, क्योसुके ने कहा। दूसरे कमांड के रूप में अपनी स्थिति की पुष्टि करने के बाद से मक्की ने क्योसुके से सेनपाई शीर्षक छोड़ने और उसे सिर्फ मक्की कहने के लिए कहा था। भले ही क्योसुके ने उपहार स्वीकार कर लिया था, लेकिन वह पहले से ही मक्की को समान मूल्य का उपहार देकर चुकाने के लिए कुछ पैसे कमाने के बारे में सोच रहा था। वह इतना बेशर्म नहीं हो सकता था। इससे पहले कि वह पल का और आनंद ले पाता, मक्की होजो ने उसे कपड़े बदलने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उसकी विशेष लड़ाई पोशाक पहले से ही तैयार थी। उसकी विशेष पोशाक मक्की की तरह बॉस का विशेष संस्करण लगती थी। यह एक लंबी चौड़ी आस्तीन वाली जैकेट थी जिसके पीछे सोने के अक्षरों में लिखा था, बॉसू तेंशी का दूसरा कमांड, होजो क्योसुके। हालांकि नीचे कोई नाम सूचीबद्ध नहीं थे जैसे मक्की के थे। जगह खाली रही, और जब क्योसुके ने इसे देखा तो उसे उस पर यामाउची साकुरा, निशिमिया शोको और उएनो नाओका के नाम लिखने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। जैसे मक्की ने उन लोगों के नाम सूचीबद्ध किए थे जिन्होंने उसके साथ बॉसू तेंशी बनाया था, वे लड़कियां उसके पंख थीं। क्योसुके ने पहले ही तीनों लड़कियों को संदेश भेज दिया था, उन्हें बताया था कि आज रात वह आधिकारिक तौर पर नेजू श्राइन में बॉसू तेंशी का पदभार संभालेगा और पूछा था कि क्या वे देखने आना चाहती हैं। जब उसने कान्हारा ताकाओ से पूछा कि क्या इसकी अनुमति है, तो कानबारा ने बस उसे बताया था कि बॉस के रूप में वह जो चाहे कर सकता है। आखिरकार वे बदमाश थे और कुछ भी सीमा से बाहर नहीं था। यामाउची साकुरा ने तुरंत एक लंबा वॉइस मैसेज भेजा, उत्साह से कहा कि वह आएगी। उसने यह भी पूछा कि क्या उसे किमोनो पहनना चाहिए, जैसे कि वह नेता बनने वाली हो। शोको ने सावधानी से पूछा कि क्या आवारा होना बहुत खतरनाक था। क्योसुके मुस्कुराया, यह सोचते हुए कि अगर उसने कहा कि यह खतरनाक है, तो शोको उसे बचाने के लिए दौड़ी चली आएगी, ठीक वैसे ही जैसे वे छोटे थे, उसके सामने खड़ी होकर उसे सभी खतरों से बचाती थी। वह कितनी प्यारी है। मुझे निश्चित रूप से उसे बाद में चूमना होगा, क्योसुके ने सोचा। उएनो नाओका, साकुरा की तरह, तुरंत आज रात के लिए एक सवारी बुक की और दावा किया कि वह उसके साथ सवारी के लिए जाने वाली पहली व्यक्ति होगी। आगे क्या हुआ इसके लिए चैनल से जुड़े रहे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।